नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो ट्रम्प या और यूएसए के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं भारत पे, उससे रिलेटेड हम लोग जो है बात करने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि इवन आपको देखने को मिलेगा कि जो है भारत पर जो टैरिफ लगाया है गया है अमेरिका के द्वारा और अन्य देशों पे जो टैरिफ लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, उस पे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, इवन क्या-क्या इम्पैक्ट इम्पैक्ट जो है पड़े हुए हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। हाँ, बिल्कुल आज हम लोगों का जो है क्लास जो है ओबीएस पे हो रहा है, उसका कारण जो है मुख्य रूप से ये है कि थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसके चलते आज हम लोग का क्लास जो है ओबीएस पे हो रहा है। तो जो ट्रम्प के मुख्य रूप से जब से आए हुए हैं राष्ट्रपति ट्रम्प, जब से आपने देखा कि वहाँ पे चुनाव जीतकर वो यूएसए में राष्ट्रपति बने हुए हैं, तब से उनका जो पॉलिसी रहा है वह अमेरिका फर्स्ट या मुख्य रूप से आपने देखा कि ग्रेट अमेरिका को बनाने को लेके यह उनकी पॉलिसी रही है। इवन आपने देखा कि यह मुख्य रूप से इनका जो है भारत जैसे देश या अन्य भी जैसे देश जहाँ से मुख्य रूप से अमेरिका जो है क्या करता है, वह इंपोर्ट करने का काम करता है, वहाँ पर इनकी मुख्य रूप से नजरें टिकाई हुई थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यह कई मतलब वर्षों से देख रहे थे कि अमेरिका अर्थात जो यूएसए है उसका अगर आप देखेंगे तो व्यापार घाटा बढ़ रहा था। तो व्यापार घाटा क्यों पड़ रहा था, इसमें इसमें आप सभी चीजें जानते हैं। इसमें इसके द्वारा बताया गया था कि जो टैरिफ लगाया जाता है, इवन भारत के द्वारा जो वस्तुएं हैं जो निर्यात होकर अमेरिका में जाती हैं, उस पे सबसे ज्यादा टैक्सेशन लगाया जाता है, जिसके माध्यम से ये मतलब ये भूरे वाले जो चाचा हैं, इनको इनका जो है कहने का मतलब था कि भारत सबसे ज्यादा जो है टैरिफ लगाता है, जिसके कारण जो है हम उस पे प्रो टैरिफ लगाने का मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं, है ना। हालांकि आपने देखा होगा कि यह सारी चीजें जो हैं मुख्य रूप से अभी कुछ समय पहले आपने ये भी चीज देखा कि रसिया के ऊपर भी जो है रसिया से व्यापार न करने के लिए भी इन्होंने भारत से कहा था, क्योंकि अगर आप रसिया से व्यापार करते हैं तो हम आप पे जो है टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ ज्यादा लगाएंगे। तो भारत सहित ये नहीं कि केवल भारत ही है वैश्विक लेवल पे जिसपे यह यूएसए के द्वारा जो है यह टैरिफ लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मुख्य रूप से आप देखेंगे कि भारत सहित और भी विश्व के अन्य कुछ देश हैं, जैसे आप देख सकते हैं ब्राजील हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज हैं जिसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा टैरिफ यानी यूएसए के द्वारा जो है टैरिफ वहां पे लगाया गया है। तो हम लोगों के द्वारा ये भी देखा जाएगा कि ये कौन-कौन से देशों पे कितना-कितना प्रतिशत जो है टैरिफ लगाने का काम किया गया है यूएसए के द्वारा, ये भी हम लोग देखेंगे। खासकर हम लोगों का आज मेन टॉपिक ये रहने वाला है कि अमेरिका जो ये टैरिफ लगाया है, ये भारतीय जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, इसके संदर्भ में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए भारतीय किसान पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो सीधा-सीधा अगर सिंपल अगर आप नहीं जानते हैं कि कितना क्या चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है यूएसए और भारत में क्या-क्या चीजें, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ, भारत जो है मुख्य रूप से अगर टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय किसानों को यहाँ से क्या होगा, यहाँ मुख्य रूप से हानि उठानी पड़ सकती है। क्यों हानि उठानी पड़ सकती है? तो आपने देखा होगा कि इवन ट्रेड में होता क्या है, ट्रेड में ये होता है कि जैसे एक्सपोर्ट हो गया और क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो एक हो गया एक्सपोर्ट आपका मतलब निर्यात हो गया जो आपके देश से मुख्य रूप से जा रहा है किसी अनदर कंट्री में, और एक हो गया इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब जो अनदर कंट्री से जो है वह आपके देश में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर टैरिफ लगा दिया जाता है, जैसे इंडिया जैसे देश है, अगर इस पे मुख्य रूप से आपसे कहा जाए कि टैरिफ लगा दिया गया है इंडिया के ऊपर, तो इसके एक्सपोर्ट पे क्या पड़ेगा, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इफेक्ट पड़ेगा, ये इसके एक्सपोर्ट पे निर्यात पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु थी, वह यहाँ से पहले जाती थी 100 रुपीज में, है ना, 100 रुपीज में जाती थी, हालांकि 100 रुपया तो वहां पे चलता नहीं यूएसए में, लेकिन 100 रुपये में जाती थी और वह वस्तु वहां पे पहले 10 रुपया टैरिफ या टैक्स लगाया जाता था, तो वहां पे मुख्य रूप से इसका मूल्य कितना था, 110 रुपया। अब यही वस्तु पे मुख्यतः यूएसए के द्वारा कितना 50% टैरिफ लगा दिया गया है। तो 50% टैरिफ लगाने के चलते मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, तो 50% टैरिफ लगाने के चलते यही वस्तु वहां पे क्या हो जाएगी, 150 रुपया में मिलेगी। तो 150 रुपया में मिलेगी तो क्या होगा, ये बात हो गई कि वहां के मार्केट में, वहां के बाजार में क्या होगा, जो हमारी वस्तु निर्यात होकर वहां पे जा रही है, वह उसका कॉस्ट जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह कॉस्ट मुख्य रूप से महंगा हो जाएगा। अब कॉस्ट जब उसका महंगा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि इसके कॉस्ट को महंगा होने से मुख्यतः क्या होगा,
कॉस्ट महँगा होने से वहाँ के बाज़ार में, वहाँ के मार्केट में हमारी जो वस्तु है यानी इंडिया की जो वस्तुएँ हैं, वह कम्पीट नहीं कर पाएँगी। अब जब कम्पीट नहीं कर पाएँगे वहाँ पे, तो सीधे-सीधे क्या होगा, वहाँ के डिमांड में, हमारी वस्तुओं के डिमांड में क्या होगा, कमी आएगा। अब डिमांड में सीधे-सीधे अगर कमी आएगा तो सीधे-सीधे हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हमारा निर्यात है, वह कहीं न कहीं इफ़ेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फार्मर सेक्टर का। तो फार्मर सेक्टर की बात करने से पहले ये भी जानना आवश्यक है कि क्या फार्मर सेक्टर से रिलेटेड या जो भी हम निर्यात करते हैं अमेरिका में, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है किस चीज़ों की रहती है? तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है, पार्टिसिपेशन आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, उसमें से थर्डरी सेक्टर हो गया, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन होता है थर्ड सेक्टर का। थर्ड सेक्टर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसमें अगर देखेंगे यूएस और भारत के बीच में, तो आपको देखने को मिलेगा कि यूएस और भारत के बीच में या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड या हमारा जो व्यापार है वो सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सरप्लस का मतलब ये है कि सरप्लस का मतलब ये हुआ कि हमारा व्यापार जो है अधिशेष है। अधिशेष किससे है? तो हमारा व्यापार अधिशेष जो है वह है यूएसए से, मुख्य रूप से यूएसए से है। यानी हमारा बीओपी के अगर बारे में अगर हमसे बात किया जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट में मामले में हमारा जो है मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है। तो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट जो होता है, हाँ, इससे इफेक्टेड तो होगा सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि टैक्स टैरिफ लगाए गए हैं, तो सर्विस सेक्टर पे इस पे प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन द होल पे देखा जाए, कृषि क्षेत्र पे अगर देखा जाए, तो कृषि क्षेत्र पे इसका ज्यादातर प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि अल्टीमेटली रूप से देखा जाए कि सभी वस्तुओं पे जो टैक्स लगाया गया है, जो टैरिफ लगाया गया है, उस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी बात है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि जो फार्मर सेक्टर है या जो कृषि जो क्षेत्र है, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि जो फार्मर सेक्टर्स जो है, उसमें अगर देखें, खासकर राइस की बात किया जाए, तो राइस के मामले में आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे जो है भारत का जो है उत्पादन भी, यानी उत्पादन का मतलब जो प्रोडक्शन है भारत का, वह हाईयर लेवल पे है। तो वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन भी हाई है, और खासकर जो है मुख्य रूप से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी भारत में ज्यादा है। लेकिन अगर बात किया जाए एक्सपोर्ट का, जो चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे बात किया जाए बासमती राइस की या गैर बासमती राइस की, तो उसमें अगर बात किया जाए, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बासमती राइस जो है, वह मुख्यतः जो यूएसए को जो हम निर्यात करते हैं, हालांकि यूएसए में उतने बड़े लेवल पे चावल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन जो हम निर्यात करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत कम मात्रा में हम इसको निर्यात करते हैं। आगे मैं अभी आपको टेबल लेके आऊंगा, दिखाऊंगा कि मुख्य रूप से कितना भारत के द्वारा जो है कृषि उत्पाद जो है, खासकर चावल के मामले में कितना मुख्य रूप से जो है आप देखेंगे कि यह निर्यात होता है। तो इससे जो ये टैक्स लगाए गए हैं, जो टैरिफ लगाए हैं, इससे ज्यादा जो है इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, खासकर चावल के मामले में अगर कहा जाए तो। क्योंकि चावल का निर्यात ऐसे भी अगर देखेंगे तो जो है यूएसए से हमारा जो है निर्यात वैसे भी हमसे बहुत कम करता है। हालांकि वो जितना निर्यात करता है, उससे ज्यादा वो मुख्य रूप से क्या कर देता है, मतलब जितना भारत से वो आयात करता है, उससे ज्यादा वो बेच देता है। तो उसका काम ही है बिजनेस करना, बिजनेस करके कमाना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पे मैंने बताया कि चावल उत्पादन में अमेरिका अपेक्षाकृत छोटा है भारत की अपेक्षा। भारत जो है देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे चावल की खेती खासकर होती है। हालांकि चावल की खेती में आप एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जो मेथेन है, CH4 है, इस पे भी बहुत सारा जो है आप देखेंगे कि जो टीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें, या इवन आपने देखा है जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, वैश्विक जो है तापन की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, तो उसमें जो मिटिगेशन वगैरह ये सारी चीजें की जाती हैं, तो उसमें इसका भी जिक्र आपको देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ये मेथेन है या जो CH4 है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अगर आप देखेंगे तो उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये चावल की खेती में होती है। इवन सबसे ज्यादा पानी भी आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो किसमें, चावल की खेती में होती है, ठीक ना। मतलब सबसे ज्यादा उसमें जो है सिंचाई चाहिए, सबसे ज्यादा पानी चाहिए, ठीक ना। हालांकि अब जो है आपने देखा होगा जीई के आ जाने के कारण, जीई आप जानते होंगे, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, इसके कारण अन्य प्रकार के बहुत सारी जो है चावलों की जो है उन्नत किस्में जो है वह डेवलप की जा रही हैं, जिसके तहत जो है
यह चावल में न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जाए, खासकर जो न्यूट्रिशन के साथ-साथ आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ और क्या किया जाए कि इसमें पानी मतलब कम पानी में भी हो जाए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है वैश्विक मतलब इसमें ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो वैश्विक लेवल पे ये जो मीथेन का जो उत्पादन हो रहा है चावल से देखेंगे आप, ये एक प्रकार का क्या है हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो है इसमें जुड़े होता है ना? तो इसमें आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे है भारत जो है यह काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करता है किसका खासकर जो बासमती चावल है उसका, ठीक ना? लेकिन अमेरिका में अगर देखा जाए चावल की अधिकांश खेती कहाँ पे होती है तो अरकानसास, मिसौरी, मिसिसिपी जो है या लुइसियाना या टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे उसके राज्य हैं वहाँ पे ही या मुख्य रूप से कृषि लॉबी मजबूत है, वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा-सा चावल के उत्पादन वहाँ पे हो पाती है। बाकी बड़े स्तर पे चावल का उत्पादन वह नहीं करता है, बड़े स्तर पे वह मुख्य रूप से विदेशी निर्यातक कम उत्पादन लागत या मुख्य रूप से देखा जाए तो विदेशी जो है चावल है उस पे डिपेंडेंसी इसकी रहती है। यद्यपि भारत के वैश्विक निर्यात हिस्से की तुलना में देखा जाए तो अमेरिकी बड़ी मात्रा में चावल का आयात नहीं करता भारत से, मैंने अभी पहले आपको बताया है और अमेरिकी किसानों के मुनाफे में कटौती इसमें क्या हो सकती है, आयात या राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसके कारण ये सारी चीजें हैं, है ना? मैप बेस्ड देखेंगे तो मैप बेस्ड थोड़ा-सा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, वहाँ पे पड़ता है यूएसए। यूएसए का एक राज्य है जो अलास्का है, आप देखेंगे कि यह अलास्का और इधर से रसिया से सीमा साझा करता है, जो कि एशिया में है। तो आपसे अगर पूछे कि क्या एशिया से सीमा साझा होती है यूएसए की, तो बिल्कुल होती है। जो इसका अलास्का राज्य है, वह मुख्य रूप से रसिया का जो है रसिया से सीमा साझा करता है। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे कि बेरिंग जल संधि पाया जाता है, ठीक ना? तो बेरिंग जल संधि के द्वारा यह मुख्य रूप से दोनों पार्टिसिपेशन होता है, इसका दोनों का अलगाव होता है। इसमें आप देखेंगे नीचे चले आएँगे तो इसके जितने भी मतलब मुख्य रूप से इसमें राज्यों की संख्या अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट में प्रत्येक में जो आपको दिखाई देगा कि 2-2 सीटें जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेगी इवन राज्यसभा में यानी अपर हाउस में, जिसमें लगभग टोटल नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स हैं वो संख्या कितनी होती है 100 होती है, 100 होती है, ठीक है? इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये मैं बता रहा था यहाँ पे ये जो कनाडा वाला जो क्षेत्र है, ये कनाडा वाला एरिया है और नीचे यूएसए का पूरा एरिया है। इसमें आपको ये दिखाई देगा ये जो क्षेत्र जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यह क्षेत्र आपको दिखाई देगा, यह क्षेत्र जो है आपको दिखाई देगा कि एक लेक्स का जो है यह 7 लेक्स हैं, 7 लेक्स मतलब 7 जो है झीलें हैं। इन सातों झीलों का मुख्य रूप से यह सीरीज है और यह कुछ ऐसी झीलें झीलें जो हैं जैसे मिशिगन हो गया यह तो ये ऐसी झीलें हैं जो मुख्य रूप से कनाडा और अमेरिका दोनों में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी जाता है कि यहाँ की जो सप्त झीलें हैं यहाँ से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक ना? इसकी सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है वह नदी जो है मुख्य रूप से जो जाके गिरती है यहाँ पे आप देखेंगे मेक्सिको की खाड़ी में, ठीक ना? यह फ्लोरिडा है, यहीं पे आप देखेंगे इसका लॉन्चिंग स्टेशन है, जो नासा का लॉन्चिंग स्टेशन आपको दिखाई देगा, है ना? तो ये सारी नदी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अमेरिका के यानी यूएसए की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है, आप बता सकते हैं, ठीक है? तो चावल की किस्मों के लिए अगर देखा जाए मुख्य रूप से मैं बता रहा था क्या-क्या किस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, कैसे है। अब एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। एंटी डंपिंग शुल्क होता है मतलब जो जैसे आप एक देश हो गया, एक जैसे कंट्री एक यूएसए हो गया और एक हो गया मान लीजिए इंडिया हो गया, ठीक ना? अब वहाँ से किसी वस्तु को डंप कराने के लिए मुख्य रूप से इंडिया में भेजा जा रहा है और उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, इस पे एक टैक्स लगा रहा है, जो मुख्य रूप से क्या कर रहा है, यह इसके बढ़ाव को रोकने का काम कर रहा है। जैसे सब्सिडी लगा के या कुछ और भी चीज़ों को कम करके मुख्य रूप से क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं को सस्ता कर दे। ऐसा कोई देश जो अपने शुल्क को कम करके सब्सिडी लगा के यहाँ की लागत को सस्ता कर दे, जिससे विदेशी मार्केट में उसका जो है डिमांड बढ़ जाए, तो इसे कहा जाता है डंपिंग। अब डंपिंग कराने का मतलब हो गया कि एक देश से दूसरे देश में आप अपनी वस्तुओं को डंपिंग करा रहे हो अर्थात भेज रहे हो, तो उसके लिए क्या है एंटी डंपिंग शुल्क वह देश लगा सकता है, ठीक ना? तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि अमेरिका के जो वाणिज्य विभाग है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग है, वो एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकते हैं यदि वे निर्धारित करते हैं कि भारत चावल को उसके उचित मूल्य से कम पर बेच रहा है या आयात अमेरिकी चावल उत्पादकों को नुकसान पहुंचा जा रहा है। तो ये सारी चीजें ये सभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। फिर प्रतिकारी शुल्क का भी प्रयोग किया जाता है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप
जैसे इसको पढ़े होंगे, मैंने पढ़ा भी है, एमएसपी वगैरह जब सारी चीज़ें आई थी, उसमें मैंने बताया था उर्वरक सब्सिडी हो गया, सिंचाई बिजली सब्सिडी, निर्यात सहायता। जैसे इससे होता क्या है, ऑन द होल पे जो आपकी वस्तुएँ होती हैं, जो आपका गुड्स होता है, वह गुड्स जो होती है मुख्य रूप से क्या हो जाती है, और मुख्य रूप से सस्ती हो जाती है। अब सस्ती हो जाने के कारण जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है आप देखेंगे तो एक तरह से क्या हो जाता है, सस्ता हो जाने के कारण डिमांड बढ़ जाता है और आप आसानी से अपनी वस्तु को डंप करा देते हैं। तो एक तरह से यह मुख्य रूप से ट्रिक का काम भी करता है, ठीक ना? लेकिन वास्तव में जो भारत के द्वारा जो कहा जाता है उसको भी मैंने बताया। अब देखिए यही अब मैं टेबल आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत के, मैं क्यों बता रहा था आपसे कि भारत के जो फार्मर्स हैं, भारत के जो किसान हैं, खासकर चावल के उत्पादन को लेकर मैं बता रहा था कि जो चावल से संबंधित यानी राइस से संबंधित जो उत्पादन है, वहाँ से ये मुख्य रूप से इफेक्ट जो है, एक्सपोर्ट को जो है इफेक्ट जो है, वह यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। कारण आपका क्या है, क्यों आप कह रहे हैं ऐसा, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस पे इफेक्ट नहीं दिखाई देगा? उसका कारण ये है, आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे बासमती राइस का आपने देखा कि ये बासमती राइस का मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए, यह बासमती राइस का है जो आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है 2024-25 की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश को निर्यात किया है भारत, तो वो है सऊदी अरबिया को किया है। 1203.67 मिलियन डॉलर जो है इसका एक्सपोर्ट हुआ है बासमती का। फिर इराक को हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे इराक हो गया, थर्ड पे ईरान हो गया, फोर्थ पे आप देख पा रहे हैं यूएई हो गया, फिफ्थ पे यमन हो गया। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कंट्री है यह मुख्य रूप से वेस्ट नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं पश्चिमी एशिया, सॉरी पश्चिमी एशिया की जो कंट्री है, वेस्ट जो एशिया के कंट्री है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट भारत का ज्यादा हो रहा है, जो बासमती राइस है उसकी बात की जा रही है ना। यूएस आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे इसका नंबर 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे मात्र 337 के आसपास किया हुआ दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद से यूके है, फिर कुवैत है, फिर ओमान है, फिर कतर है, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। नॉन बासमती राइस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे और भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े आपको दिखाई देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नॉन बासमती चावल में अगर भारत किसी देश को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, तो वो है बेनिन, फिर गुयाना है, क्वाटे डिवॉर्स है, टैगो है, बांग्लादेश है, सेंगाल है, वियतनाम है, लाइब्रेरिया है, या सीरिया लियोन है, सोमालिया है, नेपाल है, कैमरून है, यूएई है, मोजाम्बिक है, अंगोला है, मलेशिया है, सऊदी अरबिया है, केन्या है, और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि यूएस आपको दिखाई दे रहा है। मात्र 54.64 यह जो है आपको दिखाई दे रहा है डॉलर मिलियन में, इसका जो है यहाँ पे भारत का जो है निर्यात हो रहा है, जो नॉन बासमती राइस है उसका, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर वो टैरिफ बढ़ा भी रहा है या डंपिंग शुल्क अगर लगा रहा है, या नॉन डंपिंग जो शुल्क है, या मुख्य रूप से अगर यह टैक्स के रूप में ऑन द होल पे अगर मैं बात कहूँ कि अगर टैक्स यहाँ पे बढ़ा भी रहा है, टैरिफ बढ़ा भी रहा है, तो कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे आपको देखने को या देखते हुए नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि आप सीधे इस टेबल से देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से अमेरिका में जो चावल यानी चावल से रिलेटेड अगर सारी चीजें हैं जिस पे लगा रहा है, अगर चावल से रिलेटेड अगर लगा रहा है तो इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा निर्यात जो है भारत का वो यूएस के साथ है ही नहीं, ठीक ना। चाहे वो बासमती चावल हो चाहे नॉन बासमती चावल हो, दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए मैं बात कर रहा था आपसे सरप्लस से, जैसे बीओपी से रिलेटेड मैं बात कर रहा था, हालांकि वो अलग बात है, ये थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड जो है सरप्लस है यूएस के साथ, तो ये याद रखिएगा। या थोड़ा सा आप देख सकते हैं अप्रैल के महीने में ये जो निर्यात हमारा जो रहा था 3.17 बिलियन जो डॉलर है उसका रहा। अब ये घटते घटते फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, और इस समय आप देख पा रहे हैं जो अक्टूबर नवंबर के आसपास है 4.84 डॉलर बिलियन का जो है निर्यात जो है अमेरिका को किया गया है, ठीक ना। इतने टेरिफ और टैक्स लगाने के बावजूद भी, लेकिन उसमें आयात देखिए, आयात पहले 8.14 था, आयात इतना था, इतना था, इतना था, और आयात जो है देखिए क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। तो यह देखिए फिर भी हमारा जो है आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट है, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बता दिया, यह जो इंपोर्ट है, सॉरी ये 4.84 जो है इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब जो है यह आयात है। तो आयात देखिए पहले 3.17 था, ठीक ना। अब बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा आयात बढ़ा हुआ है, जैसे आपने अभी देखा डिफेंस वगैरह सेक्टर में, तो आयात बढ़ा हुआ है, लेकिन निर्यात देखिए, निर्यात 8.41 था, वो घटते घटते डिक्लाइन होते हुए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, और ये आपको दिखाई दे रहा है 6.3, यह डिक्लाइन ही फेज है, लेकिन
यह फिर थोड़ा-सा उठा हुआ है। तो टैरिफ के बाद ही आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो रही हैं। यह इसका कारण 2 चीज़ हो सकता है। एक रुपये का जो है आप देख सकते हैं मूल्यह्रास जो हो रहा है वो हो गया, और दूसरा जो टैरिफ और टैक्स लगाया जा रहा है उसके कारण। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि ये जो निर्यात है हमारा 6.3 बिलियन डॉलर का है, और आयात मात्र जो है 4.84 बिलियन डॉलर का है। अर्थात अभी भी हम ट्रेड जो है सरप्लस में है, किसके साथ? यूएसए के साथ, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं। फिर कंट्री कौन-कौन ऐसे कंट्री हैं जहां पे यूएस के द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं? तो आप देख सकते हैं इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, ब्राजील पे 50% का, म्यांमार पे 40% का, लाओस पे 40% का, चाइना से थोड़ा दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है और चाइना ने इसका काउंटर भी किया था, इसलिए देखिए 37 हो गया। साउथ अफ्रीका पे 30, वियतनाम पे 20 और बांग्लादेश, इवन इसके जो आसपास के जो कंट्री हैं जैसे इसके इशारों पे चलते हैं, जापान, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, इस पे देखिए कितना कम जो है वो टैरिफ लगाने का काम किया गया है। तो ये जो है भूरे बाल वाले जो फूफा जी हैं, ये कभी-कभी चूँकि इनको चाहिए नोबेल पुरस्कार मिल नहीं रहा, बेचैन हैं और ग्रेट अमेरिका इनको बनाना है। ऐसा लग रहा है ग्रेट अमेरिका बनाते-बनाते ये वैश्विक स्तर पर इतना अस्थिरता ला दिए हैं। एक तो युद्ध और जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो संकट चल रहा है वैश्विक स्तर पर वो तो है ही है, और एक जो है ट्रेड में आप देख सकते हैं तो कहीं न कहीं व्यापार में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रेड वार जैसे सिचुएशन जो है ये लाने का काम जो है ये करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही था हम लोगों का आज का जो है टॉपिक। आज हम लोगों ने क्लियर किया मुख्य रूप से जो फार्मर पे क्या-क्या मुख्य रूप से प्रभाव पड़ सकता है, खासकर राइस से रिलेटेड। अगर राइस पे डंपिंग शुल्क लगाया जाता है अमेरिका के द्वारा तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है आपको दिखाई देगा कि इंडिया पे नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट आज भी जो है उस बड़े लेवल पे जो है यूएसए के साथ नहीं है, अन्य कंट्रीज के साथ है, इसलिए वह टैक्स लगाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ बनाने के लिए, एक खबर बनाने के लिए, अमेरिका को आंतरिक खुशी बढ़ाने के लिए टैक्स लगाना हो तो लगा सकता है, कोई और बाकी और सारी चीजें नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।